अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम क्लास 9th का वीडियो लेकर आए हैं, बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेल थ्योरी के बारे में डिटेल में बताया। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। तो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये लिविंग होता है, मतलब सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो ये डिसाइड करता है क्या सेल के अंदर आएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द थिन कवरिंग और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब अगर मैं कहूं ये सेल का चौकीदार है तो गलत नहीं है। जैसे घर के बाहर हम वॉचमैन या चौकीदार को क्यों रखते हैं? वो ये देखे कि कौन घर में आए, कौन घर से बाहर जाए, है ना। अगर कोई स्ट्रेंजर है या अगर कोई थीफ है, चोर है, तो उसे घर के अंदर आने ना दे। अगर कोई मेहमान है, इनवाइटी है, गेस्ट है या घर का व्यक्ति है, तो उसे वो अंदर आने दे। तो चौकीदार रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और ये देखता है कौन घर के अंदर है और कौन घर के बाहर जा रहा है। ठीक उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये चेक करता है कौन सेल से बाहर आएगा, बाहर जाएगा और कौन सेल के अंदर आएगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब ये सबको अंदर आने की परमिशन नहीं देगा। जो सेल के काम का है, जो सेल के लिए हेल्पफुल है, उसको अंदर आने देगा, और जो वेस्टफुल मटेरियल है जैसे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सेल से बाहर कर देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसी को कहते हैं। और एक बात बच्चों, ये लिविंग होता है, ये डेड सेल नहीं होता, ये लिविंग होता है। जैसे हमारे हाथ के नाखून, अभी तो मेरे नाखून नहीं है, मैंने इनको ग्रूम करके रखा है, काट के रखा हुआ है। अगर आप अपने नाखून काटते हो, क्या आपको पेन होता है, दर्द होता है? उसी तरह अगर अपने बाल आप काटते हो तो क्या आपको पेन होता है? नहीं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे काटने की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे उखाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हमारे नाखून और जो बाल हैं उसमें केराटिन होता है और वो डेड सेल होता है, इसीलिए हमें पेन नहीं होता। लेकिन जो स्कैल्प है, जैसे बाल को अगर मैं खींचूं तो पेन होगा, दाढ़ी को खींचूं पेन होगा, नाखून को उखाड़ूं पेन होगा। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे स्किन से, जो हमारा स्कैल्प है, जो मेरे बाल हैं वो स्कैल्प से जुड़े हुए हैं, मेरे नाखून स्कैल्प से जुड़े हुए हैं, मेरी दाढ़ी भी मेरे स्किन से, मेरे स्किन से, डर्मा से जुड़ी हुई है। तो ये लिविंग होता है। ये जो कवरिंग है मेरे सेल की, मेरे स्किन के बाहर, वो लिविंग है, उसको खींचने से पेन होगा। लेकिन जो डेड सेल है उसको पेन नहीं होगा। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। जो सेल की कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिविंग होता है, वो डेड नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान से देखिए, इस बुक में बच्चों कवर चढ़ा हुआ है, ये आपके साइंस की बुक है, इसमें कवर चढ़ा हुआ है ना। अब जरा इस कवर को मैं पील ऑफ करता हूं आपके सामने। अब बताइए
बुक में कवर क्यों चढ़ाया जाता है बच्चों? ताकि बुक, वैसे तो सेकंड हैंड बुक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई धूल मिट्टी नहीं है क्योंकि कवर था। जबकि इसमें देखिए कितना डस्ट, कितना धूल जमा हुआ है। तो ये बुक को हमने कवर क्यों किया हुआ था? ताकि जो कंटेंट है बुक का, जो मेन बुक है, जो मेन पार्ट है, वो खराब ना हो, उसमें धूल ना जमे, वो फटे ना, और लंबे समय तक इस बुक को हम यूज कर सके। मतलब हमने इसकी लॉन्जिविटी, कि इसको हम कितने समय तक यूज कर सकते हैं, उसको बढ़ा दिया। मोबाइल में लोग कवर लगाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, या कौन सा ग्लास बोलते हैं उसको जो चढ़ाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास। वो क्यों लगाया जाता है बच्चों? ताकि मोबाइल का जो मेन डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, उसमें डस्ट ना जमे, धूल ना जमे, मोबाइल लंबे समय तक काम कर सके। ठीक उसी तरह सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल को जर्म से और बाकी हार्मफुल मटेरियल से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि सेल लंबे समय तक सरवाइव कर सके। तो ये था बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, या अगर मैं कहूं ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो सेल का ब्रेन है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में जो सबसे वाइटल पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ब्रेन है। ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। हार्ट, लिवर, स्टमक, लंग्स, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। कभी कभी एक्सीडेंट में लोगों को चोट लगने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं, या वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी एक लिविंग कॉप्स, एक जिंदा लाश बन जाती है। यहाँ पे मैं कॉप्स का मतलब पुलिस नहीं बोल रहा हूँ, वो COPS कॉप्स है। मैं जो बात कर रहा हूँ CORPS, कॉर्प्स, जिंदा लाश। अगर ब्रेन नहीं है, ना आदमी सुन सकता है, ना आदमी बोल सकता है, बस वो लेटा हुआ है, वो किसी चीज को सेंस नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, उस मूवी में एक पेशेंट रहता है जो जिसका ब्रेन डेड हो गया होता है, मतलब ना वो कुछ सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ब्रेन ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी जो वर्ल्ड के अब तक के सबसे बेस्ट F1 रेसर थे, माइकल शूमाकर, आज से कुछ साल पहले वो एंडीज की पहाड़ियों में स्कीइंग कर रहे थे। गलती से वो स्लिप हो गए, और जब वो गिरे, सीधा चोट, सीधा इंपैक्ट उनके ब्रेन पे लगा, और उनको फिर कभी होश नहीं आया। 4 से 5 साल तक वो कोमा में रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब ब्रेन हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक उसी तरह सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सेल के जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो सेलुलर एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, सांस लेना, फूड को डाइजेस्ट करना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। ठीक है। अब कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप ना हो तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इफ न्यूक्लियस इज नॉट properly developed, then it's known as न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारा न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एमीबा हो गया, है ना, बैक्टीरियाज हो गए, उनके सेल का न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, तो उनको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैंने लिखा है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस
इसको पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा बच्चों। और ऑस्मोसिस के आगे आपने देखा होगा मैंने वाटर लिखा है, डिफ्यूजन के आगे गैस लिखा है। इसके बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर गैस में हो रहा है तो डिफ्यूजन, अगर वाटर में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है तो ऑस्मोसिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है तो उस प्रोसेस को, अगर गैस में हो रहा है तो हम कहेंगे डिफ्यूजन, और अगर वाटर में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेल, जैसे हमको क्या चाहिए, वी नीड ऑक्सीजन एंड वी टेंड टू गिव आउट, रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते ऑक्सीजन है और हमें छोड़ना पड़ता है CO2। अगर सेल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फिर वहां से पार्टिकल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, वो सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, समझ लीजिए ये सेल है, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज के बाद डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दैट, इसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है यहां पे CO2 लेस है और यहां पे सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन मोर है। तो क्योंकि हमें CO2 छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो मैंने क्या बताया, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर से जो CO2 के पार्टिकल्स है वो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। और इसका अपोजिट करूं मैं, अगर जैसे हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन, O2, तो मान लीजिए बाहर के एनवायरनमेंट में O2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर O2 की मात्रा कम है, लेस है। यहां पे O2 की मात्रा ज्यादा है, एक्सटर्नल, जैसे कोई हैवी वर्कआउट किए, हैवी एक्सरसाइज किए, वी टेंड टू ब्रीथ मोर फास्टर। व्हाई? बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया है बिकॉज ऑफ हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। तो बाहर से ऑक्सीजन जहां पे मोर है वहां से पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन लेस था। इसका मतलब डिफ्यूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल। और हमेशा याद रखिएगा, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये रूल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अगर यही चीज पानी में हो तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अगर सेम चीज पानी में हो तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये जो तीन सॉल्यूशन है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहां पे जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। क्यों? मान लीजिए सेल को हमने एक ऐसे कंटेनर में डाला जिस कंटेनर में वाटर कंटेंट कम है और सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए, ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके अंदर हमने एक सेल पुट किया और इस सेल में जो वाटर का कंटेंट है वो ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया, ज्यादा से यानी द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वो सेल जिसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा है वो पानी लूज कर देगा और यहां से वाटर पार्टिकल्स जो कि हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर इस कंटेनर में चले जाएंगे और सेल वाटर लूज कर देगा, और वाटर लूज कर देगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आप नोटिस करिएगा, आपने कोई फ्रेश फ्रूट फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से निकाला या अंगूर निकाले और आपने उसको धूप में, कड़ी धूप में रख दिया, तो आप देखिएगा वो वाटर लूज कर देता है। क्यों? बिकॉज बाहर सन की वजह से वाटर का कंटेंट
उस पर्टिकुलर फ्रूट्स के बाहर, सेल के बाहर जो ग्रेप्स है, अंगूर है, पानी का कंटेंट कम है और ग्रेप्स के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है, तो ग्रेप्स पानी छोड़ देगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और ऐसे केस को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक, इसमें स्वेल हो जाएगा, इसमें जो सेल है वो वाटर गेन करेगा। मतलब अगर आपने इस कंटेनर में सेल को रखा, इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है वो लेस है और सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, मोर है, और सेल में जो वाटर का कंटेंट है वो लेस है। जो ऊपर वाला मैंने बताया था वो मैंने हाइपरटोनिक बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ऊपर वाले में जो कंटेनर है उसमें वाटर का कंटेंट लेस है और सेल के अंदर वाटर का कंटेंट मोर है, तो मोर से लेस में जाएगा, वाटर लूज कर देगा और वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अब जो कंटेनर है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंटेंट लेस है, तो ऐसे केस में वाटर पार्टिकल्स ये कंटेनर से सेल के अंदर चले जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगा, और सेल के अंदर वाटर पार्टिकल जाएंगे तो वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और ऐसे केस को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हमने देखा भी है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। रेजिन्स, किशमिश लीजिएगा और उसको प्लेन वाटर में डालिएगा, आप घर में कर सकते हैं, प्लेन वाटर में आप किशमिश को डालिएगा, ठीक है, आप देखिएगा कुछ समय के बाद जो किशमिश है वो स्वेल हो जा रहा है, फूल जा रहा है। मतलब जो ड्राई रेजिन था, जो किशमिश था, उसने वाटर को गेन कर लिया और वो स्वेल हो गया, तो वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आप डालते हैं, जैसे पानी में आप चीनी मिला दिया, नमक मिला दीजिए, और इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आप रेजिन्स को, किशमिश को डालते हैं, तो आप देखिएगा कुछ समय के बाद किशमिश पानी छोड़ देगा, वो पानी लूज कर देगा और वो श्रिंक हो जाएगा। बिकॉज कंसंट्रेटेड में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पानी में आप चीनी या नमक मिला देते हैं तो उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, और जो किशमिश है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वो पानी लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और वो हाइपरटोनिक। आप समझिए ये ग्लास है, अगर इसमें पानी भरा हुआ है, प्लेन वाटर, इसमें बिल्कुल भी नमक या चीनी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पानी है, तो इसके अंदर पानी का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, और इसमें मैंने किशमिश को डाल दिया, तो कुछ समय के बाद जो किशमिश है इसके पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा, इसका वाटर पार्टिकल्स किशमिश में जाके किशमिश स्वेल हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोटोनिक। लेकिन अगर इसी ग्लास में, इतने ही पानी में मैंने ढेर सारा नमक और चीनी मिला दिया तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, और जो किशमिश मैंने डाला है उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो वाटर लूज कर देगा और वो श्रिंक होके हाइपरटोनिक। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइसोटोनिक, इसका मतलब नेट बैलेंस जीरो हो जाएगा। मतलब जिस सेल को आपने वाटर कंटेनर में डाला, तो मान लीजिए ये वो सेल है और ये वो ग्लास में आप इसको डाल रहे हैं, इसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है इसके अंदर भी उतना ही है, मतलब दोनों में वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करेगा ना ये लूज करेगा, बिकॉज ट्रांसफर हमेशा हायर से लोअर में होगा। जैसे सीसॉ आपने देखा है, अगर दोनों का वेट बराबर है कोई भी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो लोअर वाले को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन दोनों अगर बैलेंस है तो ना इधर ना उधर। ठीक उसी तरह यहां पे वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, इसमें जितना इसमें भी उतना, तो फिर ना सेल पानी लूज करेगा ना सेल पानी गेन करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नीदर श्रिंक नॉर स्वेल। तो ये मैंने आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ये सारी चीजें भी बता दी। अब एंडोसाइटोसिस, इसी प्रोसेस की वजह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा,
इसको बंद करो मैं इसी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा, और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये बिगर फूड मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ आर इनगल्फ, मतलब जैसे समझ लीजिए हमारा लोअर जॉ है, ये फ्लेक्सिबल है, जिस वजह से हम हमारा मुंह खोल के खाने के निवाले को अंदर डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, वो अपने से बड़े फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ निकल सकते हैं, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। समझ लीजिए ये अमीबा है, दिस इज एमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके सामने इतना बड़ा फूड पार्टिकल है, ये इसके पास जाके इससे बड़ा मुंह खोल देगा और इस पूरे खाने को निगल लेगा, क्योंकि एमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, जिस वजह से अपने मुंह को बड़ा खोल के अपने से बड़े फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर सकता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। इसी तरह से बहुत ही इजी वे में हम आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ बहुत ही इजी वे में, फन लविंग वे में कराते चले जाएंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरे 9th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ।